नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और टीआर एग्ज़ाम के लिए जीएफ&एआर के सेकंड चैप्टर वित्तीय प्रबंध एवं नियंत्रण की सामान्य प्रणाली की जो एमसीक्यूज अपने बन सकते हैं उसके रिगार्डिंग। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, सरकार की बकाया के रूप में जमा डिपॉजिट या प्रेषण रेमिटेंस के लिए या अन्य प्रकार से सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त राशि को तुरंत सरकारी लेखों में लाया जाएगा। इसका जीएफ&एआर के कौन से नियम में प्रावधान है। मतलब जो सरकार की जो भी बकाया होगी, जो सरकार किसी से भी मांगती होगी, जो रेवेन्यू होगी सरकार की, उसको जमा किया जाएगा, मतलब डिपॉजिट किया जाएगा, या प्रेषण मतलब रेमिटेंस के लिए, या अन्य प्रकार से मतलब किसी भी और प्रकार से सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त राशि को, मतलब सरकार डायरेक्ट प्राप्त करे या कोई सरकार के थ्रू प्राप्त करके जो भी रिसीव राशि होगी, जो भी रेवेन्यू होगी, उसको तुरंत सरकारी लेखों में मतलब गवर्नमेंट अकाउंट में लिया जाएगा। मतलब तो इसका प्रावधान कौन से नियम में है, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के कौन से नियम में इसका प्रोविज़न दे रखा है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन है आएगा नियम 5 में। नियम 5 में इसका प्रावधान है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, सरकार की बकाया के रूप में प्राप्त धनराशि जमा की जाएगी। मतलब जो सरकार की जो भी बकाया बनता है वो जो उसको प्राप्त होगी सरकार को, वो राशि वो कहाँ जमा की जाएगी, कौन सी निधि में जमा होती है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा संचित निधि में, मतलब कंसोलिडेटेड फंड में। तो सरकार की जो संचित निधि होती है उसमें सारी राजस्व उसमें आता है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, सरकार की अभिरक्षा कस्टडी में प्राप्त धनराशि कहाँ जमा की जाती है। मतलब कस्टडी के हिसाब से, मतलब एक तरह से गिरवी जो राशि होती है, जो राशि प्राप्त होती है सरकार को गिरवी रखने के लिए कस्टडी में, वो राशि कौन से खाते में, कौन सी निधि में जमा की जाती है। तो वो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा लोक लेखा निधि में, मतलब पब्लिक अकाउंट जो होगा, पब्लिक अकाउंट फंड जो होगा उसमें ये जमा होएगी। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, सरकार की बकाया का सही एवं शीघ्रतापूर्वक निर्धारण, संग्रहण एवं लेखांकन किया जाकर उन्हें कोषागार में जमा कराने संबंधित प्रावधान कौन से नियम में। मतलब सरकार की जो भी बकाया राशि है जो सरकार को मिलनी चाहिए उसका सही से, मतलब बिल्कुल करेक्ट तरीके से और शीघ्रतापूर्वक निर्धारण हो, मतलब फटाफट ही उसका असेसमेंट हो कि कितनी बनती है, और संग्रहण हो मतलब कलेक्शन हो, उसको कलेक्ट किया जाए, और उसका लेखांकन मतलब अकाउंटिंग करके उसको कोषागार में मतलब ट्रेजरी में जमा कराने का प्रावधान प्रोविज़न कौन से नियम में दे रखा है जीएफ&एआर के। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन बी आएगा नियम 7। नियम 7 में इसके बारे में उल्लेखित किया हुआ है। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, सरकारी धनराशि प्राप्ति के क्या सामान्य सिद्धांत है। मतलब जो सरकार की धनराशि होगी उसको प्राप्त करने का, उसको अर्न करने का या रिसीव करने का क्या जनरल प्रिंसिपल्स है, क्या सिद्धांत है, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, राशि का निर्धारण, संग्रहण, लेखांकन एवं कोषागार में जमा किया जाए। जैसे अभी अपन ने बात की कि उसका फटाफट असेसमेंट होए, उसका संग्रहण होए, कलेक्शन होए, फिर उसकी अकाउंटिंग यानी लेखांकन करके उसको कोषागार यानी ट्रेजरी में जमा किया जाए। ये उसका प्रोसेस है, जो भी सरकारी धनराशि प्राप्त होगी उसके बारे में ये सिद्धांत है। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, सरकार का कोई भी प्राधिकारी तब तक कोई व्यय नहीं करेगा जब तक व्यय के लिए उस वर्ष की प्राधिकृत अनुदान एवं विनियोग में कोई प्रावधान नहीं किया गया हो। जीएफ&एआर के कौन से नियम में प्रावधान है। मतलब सरकार का कोई भी जो अथॉरिटी होगी, जो भी अधिकारी जिसको ये अधिकार दिया हुआ होगा, वो कोई भी व्यय नहीं करेगा, मतलब कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर नहीं करेगा जब तक उस व्यय के लिए उस वर्ष की प्राधिकृत अनुदान, मतलब जो उसकी प्रोविज़न जो अथोराइज जो उसको ग्रांट है या उसका जो अप्रोप्रिएशन में उसका प्रावधान नहीं हो, मतलब उसका प्रोविज़न नहीं हो, जब तक उसके लिए कोई भी व्यय नहीं होएगा। ये कौन से नियम में प्रावधान किया हुआ है, कौन से नियम में प्रोविज़न किया हुआ है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा नियम 9। नियम 9 में ये प्रावधान है कि जब तक किसी भी अनुदान मतलब ग्रांट या विनियोग में, मतलब एक तरह से किसी भी बजट एड में जब तक प्रोविज़न नहीं होगा, उस बजट एड से कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं होएगा। ये मोटा मोटी इसका मतलब होता है। फिर क्वेश्चन 7 है, कोषागार से राशि का आहरण केवल प्राधिकृत अधिकारी प्राधिकृत सीमा में तथा भुगतान की आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा। उक्त प्रावधान जीएफ&एआर के कौन से नियम में प्रावधान है। मतलब जो ट्रेजरी होगी उससे राशि कब आहरित की जाएगी, कब उससे ड्रॉ करेंगे, कब राशि निकालेंगे एक तरह से, और वो भी कौन निकालेगा, प्राधिकृत अधिकारी जो अथोराइज्ड ऑफिसर होगा, और वो भी अथोराइज्ड जो उसको लिमिट होगी, जो प्राधिकृत सीमा होगी जो एक उसको बता रखी होगी, इस लिमिट में 2 रुपये निकाल सकता है, और भुगतान की आवश्यकता होने पर ही
किया जाएगा आहरण, मतलब जब लगेगा कि हाँ भाई पेमेंट करने की ज़रूरत है तभी पेमेंट के लिए अमाउंट ड्रॉ की जाएगी। ऐसा नहीं है कभी पहले ही निकाल के रख ली, साल भर का पेमेंट के हिसाब से पहले दिन ही निकाल ली, जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे ही निकाला जाएगा। तो इसका प्रोविज़न कौन से नियम में दिया हुआ है, इस बारे में कहाँ बता रखा है GF&AR के? तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, नियम 8 में इसके बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 8 है, वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत कौन से नियम में वर्णित है? मतलब जो फाइनेंशियल जो औचित्यता होगी, मतलब उसमें इम्प्लीकेशन जो होगी उसके बारे में ध्यान रखने का जो प्रिंसिपल है कि वो कौन से नियम में वर्णित है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नियम 10 में। नियम 10 में ये इसके बारे में वित्तीय औचित्यता के सिद्धांत के बारे में बता रखा है। फिर क्वेश्चन 9 है, प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का दायित्व है कि लोक निधि के व्यय के संबंध में वैसे ही सतर्कता बरतेगा जो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति अपनी स्वयं की धनराशि के व्यय के संबंध में बरतता है। GF&AR के अनुसार कौन सा सिद्धांत दर्शाता है? मतलब जो भी सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगा, कोई भी हो चाहे वो लोक निधि जो होगी, पब्लिक फंड जो होगा, उसके जो एक्सपेंडिचर होगा उसमें से जो भी वो खर्चा करेगा उसके बारे में वो वैसी सतर्कता बरतेगा, मतलब वैसा ही ध्यान रखेगा जो एक साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी खुद की धनराशि के खर्च करते समय ध्यान रखता है, वही बातों का ध्यान रखते हुए उसका खर्च करेगा। तो ये कौन से नियम को दर्शाता है, कौन से सिद्धांत को दर्शाता है GF&AR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन स आएगा, वित्तीय औचित्यता का सिद्धांत। मतलब जो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी जो प्रिंसिपल है उसका ये दर्शाता है कि उसके हिसाब से ही ये व्यय उसको करना चाहिए। फिर क्वेश्चन 10 है, विभागों में व्यय पर नियंत्रण के लिए रखे जाने वाले रजिस्टर का प्रारूप निर्धारित है। मतलब जो भी डिपार्टमेंट होगा कोई भी, उसमें जो एक्सपेंडिचर होंगे उन पर कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर बनाया जाता है। तो उस रजिस्टर का जो परफॉर्मा होगा वो कौन से नियम में, कौन से प्रारूप में निर्धारित है, कौन सा प्रारूप उसके लिए निर्धारित है GF&AR में? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, GA19। जो 19 परफॉर्मा होगा उसमें इसको रखा जाएगा, रजिस्टर का परफॉर्मा, उस हिसाब से इसको बनाया जाएगा। फिर क्वेश्चन 11 है, देयताओं एवं वचनबद्धताओं का मासिक विवरण GF&AR के किस प्रारूप में निर्धारित है? मतलब जो भी देयताएं हैं या वचनबद्धताएं, मतलब जो सरकार को किसी और को पे करनी है, या वचनबद्धताएं जो सरकार को पे करनी है, या जो सरकार ने किसी को एक तरह से कमिटमेंट कर रखे हैं, उनका मासिक विवरण जो बनाया जाएगा, मंथली स्टेटमेंट जो बनेगा, उसका प्रारूप कौन से किस प्रारूप में निर्धारित है GF&AR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, GA27, मतलब GA27 में उसका प्रारूप निर्धारित है, जिस हिसाब से उसको बनाया जाएगा। फिर क्वेश्चन 12 है, महालेखाकार से पुनर्मिलान के लिए मिलान का विवरण रखने का प्रारूप निर्धारित है। मतलब जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो अपने लेखों का महालेखाकार के लेखों से मिलान करते हैं, मतलब ताकि कोई भी गलती हो तो वो पकड़ में आ जाती है, त्रुटि वहीं सुधार ली जाती है। तो इसकी पुनर्मिलान करने के लिए, जिसको रिकन्सिलिएशन भी कहते हैं इंग्लिश में, उसको करने के लिए जो विवरण रखा जाएगा उसका प्रारूप कहाँ निर्धारित है, कौन सा प्रारूप है उसका? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, GA23, मतलब GA23 में इसका प्रारूप निर्धारित है। फिर क्वेश्चन 13 है, कोषागार में राशि आहरण के सामान्य सिद्धांत किस नियम में अभिलिखित है? मतलब जो ट्रेजरी से राशि जो ड्रॉ करेंगे उसके संबंध में जनरल जो प्रिंसिपल्स है वो कौन से नियम में दे रखे हैं GF&AR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 8। नियम 8 में ये बता रखे हैं क्या क्या सिद्धांत है जो उसको ध्यान में रखने कर्मचारी को। फिर क्वेश्चन 14 है, एक प्राधिकृत अधिकारी निर्धारित सीमा में राशि का आहरण कर अन्यत्र निवेश विशेष स्थिति में किसकी स्वीकृति से कर सकता है? मतलब जो अथोराइज ऑफिसर होगा वो जो निर्धारित सीमा है, जो एक सेट जो लिमिट पहले से डिसाइडेड है, उसमें राशि का जो ड्रॉ कर सकता है, वो करके कहीं और निवेश करना चाहता है, कहीं और इन्वेस्ट करना चाहता है, तो वो विशेष परिस्थितियों मतलब कोई स्पेशल कंडीशंस में ही वो कर सकता है, लेकिन उसके लिए पूर्व स्वीकृति लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो वो किससे लेनी ज़रूरी होती है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, वित्त विभाग, मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसको पहले प्रायर अप्रूवल उसके लिए सैंक्शन लेनी पड़ेगी, तभी वो अन्यत्र निवेश यानी इन्वेस्ट कर सकता है। फिर क्वेश्चन 15 तक, कोषागार से राशि के आहरण के लिए मुख्य सिद्धांत क्या है? मतलब ट्रेजरी से जो भी अमाउंट आप ड्रॉ करेंगे, जो भी कर्मचारी ड्रॉ करेगा, प्राधिकृत अधिकारी जो भी होगा, वो ड्रॉ करते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखेगा, क्या सिद्धांत है उसके? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा,
उपरोक्त सभी मतलब सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना है। सारे सिद्धांत क्या क्या, जब भुगतान की आवश्यकता हो तभी राशि आहरित की जाए, मतलब जब जब लगे कि पेमेंट करना जरूरी है तभी राशि ड्रॉ करनी होती है, अमाउंट ड्रॉ करनी होती है। सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमा के भीतर ही राशि आहरित करे, मतलब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा, जो सक्षम अधिकारी होगा जिसको राशि ड्रॉ करने के लिए परमिशन मिली हुई है, तो उनको जो निर्धारित सीमा उनको दे रखी है, जो पहले से सेट लिमिट है, उसी लिमिट में उनको राशि आहरित करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। और बजट व्यवगत लैप्स होने से बचाने के लिए राशि आहरित नहीं की जाए, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको बजट मिला 1 लाख का, तो आपको लग रहा है यार ये 31 मार्च को जैसे बजट लैप्स हो जाता है, जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तब बजट भी उस साल का लैप्स हो जाता है। तो ऐसा नहीं हो कि यार बजट लैप्स होता हुआ दिख रहा है तो पहले अमाउंट ड्रॉ करके रख लो ताकि अपन अपने हिसाब से फिर उसको यूज़ कर सकें, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे ही निकालनी चाहिए अमाउंट। फिर क्वेश्चन 16 है, व्यय के नियंत्रण का दायित्व किसका है, मतलब जो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, वो किसकी है, किसका उसका दायित्व बनता है कि वो व्यय पर कंट्रोल करे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियंत्रण अधिकारी का, मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो व्यय पर नियंत्रण रखे, मतलब लिमिट में ही हो, अनाप शनाप कोई खर्चा नहीं हो सरकार का। फिर क्वेश्चन 17 था, नियंत्रण अधिकारी व्यय के नियंत्रण में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा, मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो जो एक्सपेंडिचर के कंट्रोल करने में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सभी बातों का ध्यान रखेगा। क्या क्या, प्राधिकृत विनियोग की सीमा में व्यय किया हो, मतलब जो उसको अथोराइज जो लिमिट है उसकी, जो विनियोग की अप्रोप्रिएशन की, मतलब जो कोई बजट एड है उसमें जो उसको लिमिट मिली हुई है उसी में उसका एक्सपेंडिचर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोक हित में तथा स्वीकृत प्रयोजन के लिए खर्च हुआ हो, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में ही होना चाहिए खर्चा, और जो उसको प्रयोजन हो, मतलब जिस चीज़ के काम के लिए वो बजट अलॉट हुआ है उसी में उसका खर्चा होना चाहिए, उसी के लिए काम में खर्चा होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और काम के लिए उसको खर्चा कर दे। और निर्धारित नियमों का पालन किया हो, इसके लिए जो भी सेट रूल्स हैं उनका पालना होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन 18 है, नियंत्रण अधिकारी के व्यय के नियंत्रण के दायित्व JFR के किस नियम में परिभाषित है, मतलब अपन ने अभी बात की कि नियंत्रण अधिकारी को व्यय के नियंत्रण में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटीज़ है, वो कौन से नियम में दे रखी है JFR को। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, नियम 11। तो नियम 11 में उसकी ड्यूटी बता रखी है। फिर क्वेश्चन 19 है, नियंत्रण अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी से व्यय की मासिक सूचना प्राप्त कर उनका मिलान किसके लेखों से करता है, मतलब जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा वो अपने सबऑर्डिनेट जो ऑफिसर होंगे उनसे मासिक सूचना प्राप्त करेगा, एक्सपेंडिचर की जो भी व्यय हुए हैं उनकी मंथली जो है इन्फॉर्मेशन लेगा और उनका मिलान किसी लेखों से करता है। वो कौन से लेखों से करेगा, तो ये मैंने पहले भी बात की है कि डिपार्टमेंट अपने लेखों से महालेखाकार के लेखों से मिलान करता है आपस में, और जो भी त्रुटियाँ होती हैं उनको सुधार करवाते हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, महालेखाकार के, मतलब AG के जो अकाउंट्स होंगे उनसे मिलान करवाता है वो। फिर क्वेश्चन 20 है, नियंत्रण अधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों से संकलित व्यय राजस्व संग्रहण विवरणों का लेखाकार के लेखों का मिलान कहलाता है, मतलब जो भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी होगा वो अपने जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से जो भी कंपाइल्ड जो एक्सपेंडिचर या जो रेवेन्यू उसको कलेक्ट हुई है उसका स्टेटमेंट लेगा और उनका मिलान जो करवाता है। अपन ने बात की है कि वो महालेखाकार के लेखों से मिलान करवाता है जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं और जो भी रेवेन्यू प्राप्त हुई है उनके विवरणों का। तो इस मिलान को जो ये करवाते हैं इसको क्या कहते हैं, तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब तीनों उनको नाम दे सकते हैं अपन। अंक मिलान भी बोल सकते हैं, मासिक मिलान भी कह सकते हैं, या लेखा मिलान भी कह सकते हैं, जिसको नॉर्मली रिकन्सिलिएशन कहते हैं। फिर क्वेश्चन 21 है, अंक मिलान के पश्चात नियंत्रण अधिकारी को अधीनस्थ प्राधिकारी के मासिक विवरण एवं महालेखाकार के लेखों में अंतर मिले तो अंतर के संबंध में शुद्धि पत्र किस कार्यालय में भेजेगा। मतलब जो रिकन्सिलिएशन के बाद नियंत्रण अधिकारी मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी को ये लगता है कि जो अधीनस्थ जो प्राधिकारी है उनके मासिक विवरण और महालेखाकार के लेखों में कोई डिफरेंस आ रहा है, दोनों के जो अकाउंट्स हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसके जो अंतर को सही करवाने के लिए शुद्धि पत्र जो होगा, जो करेक्शन लेटर होगा, वो किसको भेजा जाएगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, महालेखाकार, मतलब जो AG होगा उसको लेटर लिख के ये करेक्ट करवाया जाएगा। फिर क्वेश्चन 22 है, व्यय के नियंत्रण के लिए महालेखाकार के लेखों से मिलान का प्रावधान सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के किन नियमों में निर्धारित है। मतलब जो एक्सपेंडिचर का कंट्रोल करने के लिए महालेखाकार के लेखों से जो मिलान का प्रावधान और प्रोविज़न है जो रिकन्सिलिएशन का AG के अकाउंट से, वो JFR के कौन से नियमों में दे रखा है, कहाँ प्रोविज़न है इसका। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, नियम 11(3). नियम 11(3) में ये प्रोविज़न कर रखा है रिकन्सिलिएशन के बारे में। फिर क्वेश्चन 23 है, विभाग के अधीनस्थ
कार्यालयों में वित्तीय अनियमितता का पता लगाने एवं त्रुटियों को रोकने के लिए आंतरिक जांच व्यवस्था किसके द्वारा कराई जाती है? मतलब विभाग के जो अधीनस्थ कार्यालय होंगे, जो मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, विभागाध्यक्ष होगा, उसके अधीन जो भी जितने भी कार्यालय होंगे, सबऑर्डिनेट ऑफिस होंगे, उनमें कोई भी जो वित्तीय अनियमितता हो रही होगी, फाइनेंशियल इरेगुलरिटी हो रही होगी, उनको पता लगाने के लिए और त्रुटियों को रोकने के लिए, मतलब जो भी गलतियाँ हो रही हैं उनको रोकने के लिए जो आंतरिक जाँच व्यवस्था होगी, मतलब इंटरनल ऑडिट की जो भी फैसिलिटी होगी, वो किसके द्वारा अपनाई जाती है, कौन उसका करवाता है, मतलब आंतरिक जाँच इस तरह से कौन करवाता है? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा विभागाध्यक्ष। तो मैंने जैसी बात की, विभाग के अधीन जो भी कार्यालय आते हैं वो विभागाध्यक्ष के अंदर होते हैं, तो उनकी आंतरिक जांच की व्यवस्था विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट की होती है, वही इनकी जांच करवाता है, आंतरिक जांच। फिर क्वेश्चन 24 है, विभागाध्यक्ष अथवा कार्यालयाध्यक्ष के यहाँ अनियमितता, शिद्दत, कपट, अन्य आदि की आंतरिक जांच कराए जाने के प्रावधान JF&AR के किस नियम में निर्धारित है? मतलब जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट या हेड ऑफ ऑफिस के यहाँ जो भी अनियमितता हो रही होगी, कोई शिद्दत, कपट, हानि वगैरह हो रही होगी, उनकी जांच के लिए जो आंतरिक जांच करवाई जाती है, उसका प्रावधान प्रोविज़न कौन से नियम में दिया हुआ है JF&AR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, नियम 12। मतलब नियम 12 में इसके बारे में प्रावधान किया हुआ है। फिर क्वेश्चन 25 है, विभागाध्यक्षों की आंतरिक जाँच कौन सा विभाग करता है? मतलब अपन ने ये बात की, विभागाध्यक्ष या विभाग के जो अधीनस्थ कार्यालय होंगे उसमें आंतरिक जांच तो विभागाध्यक्ष करवाता है, लेकिन खुद विभागाध्यक्ष की आंतरिक जांच कौन सा विभाग करवाएगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन नया आएगा, निदेशक निरीक्षण विभाग। मतलब जो डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट वो इसकी जाँच करवाता है। फिर क्वेश्चन 26 है, अधीनस्थ प्राधिकारियों के यहाँ किसी विशेष जांच की आवश्यकता हो तो वित्त विभाग किस विभाग से विशेष जांच कराता है? मतलब जो अभी तक अपन ने बात की आंतरिक जांच की कौन करवाता है, अब ये होती है कि मान लो अधीनस्थ प्राधिकारियों के यहाँ कोई भी विशेष जांच की आवश्यकता हो, स्पेशल ऑडिट की आवश्यकता हो, तो जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा वो कौन से विभाग को या कौन से डिपार्टमेंट को विशेष जाँच करवाता है, उनसे विशेष जाँच करवाएगा वो। तो ये आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा, वही निदेशक निरीक्षण विभाग। मतलब डिपार्टमेंट या जो डायरेक्टर होगा इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का, उस ऑफिस से ये करवाया जाता है। फिर क्वेश्चन 27 है, निदेशक निरीक्षण विभाग द्वारा विशेष जांच पश्चात गंभीर त्रुटि पाए जाने पर रिपोर्ट किसको सौंपता है? मतलब जो डायरेक्टर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट है, जो निरीक्षण विभाग है, वो स्पेशल जांच करता है वित्त विभाग के परामर्श से। तो उसके पश्चात अगर उसमें कोई गंभीर त्रुटियां पाई जाती है, कोई सीरियस उसको एरर्स मिलते हैं, कोई बहुत बड़ी गलतियाँ मिलती है उसको, तो वो रिपोर्ट अपनी किसको सौंपेगा? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, वित्त विभाग एवं प्रशासनिक विभाग। मतलब जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको तो देगा ही देगा, क्योंकि जांच वही करवा रहा है, तो रिपोर्ट उसको तो देगा ही। साथ ही वो जो जिस ऑफिस की वो जिसने जांच की है उसका प्रशासनिक विभाग जो होगा, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट होगा, उसको भी वो उसकी एक कॉपी देता है। फिर क्वेश्चन 28 है, जो भी अधिकारी किसी प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करेगा वही प्रमाणित तथ्यों के लिए व्यक्ति से जिम्मेदार होगा। JF&AR के किस नियम में यह प्रावधान है? मतलब कोई भी ऑफिसर जो होगा वो किसी भी सर्टिफिकेट पर साइन करता है, तो उसके जो प्रमाणित तथ्य होंगे, उस पर जो भी वेरीफाइड जो उसके स्टेटमेंट्स है, उसमें जो उसमें तथ्य दे रखे हैं, उनके लिए वो खुद पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये प्रोविज़न कौन से नियम में दे रखा है RSR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, नियम 13 में इसके बारे में उल्लेखित किया हुआ है। फिर क्वेश्चन 29 है, लेखांकन के लिए विभागीय अधिकारियों के दायित्व JF&AR के कौन से नियम में निर्धारित है? मतलब जो अकाउंटिंग के जो विभागीय अधिकारी होंगे, जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होंगे, उनके जो दायित्व हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो कौन से नियम में निर्धारित की हुई है JF&AR के? तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, नियम 16 में उनके दायित्व दर्शा रखे हैं। फिर क्वेश्चन 30 है, संपत्ति की संविदाओं एवं समाश्वासनों की श्रेणियां जिन्हें अधीनस्थ प्राधिकारी राज्यपाल की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकार JF&AR के किस नियम में परिशिष्ट में उल्लेखित है? मतलब जो असेट्स होगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट होंगे या जो अश्योरेंस होगी, इनकी जो विभिन्न जो कैटेगरीज बनी हुई है, जिसमें कोई भी अधीनस्थ प्राधिकारी जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होगा, अथॉरिटी जो होगा, वो राज्यपाल की ओर से, मतलब गवर्नमेंट की ओर से निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत होगा, मतलब उनको वो परफॉर्म कर सकता है। तो ये JF&AR के कौन से परिशिष्ट में, मतलब अपेंडिक्स में ये उनका उल्लेख रखा है, अधिकारियों की सूची दे रखी है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, परिशिष्ट 2। मतलब परिशिष्ट 2 में उन अधिकारियों की सूची दे रखी है।
फिर क्वेश्चन 31 है, निविदा मांगने से संबंधित नियम JFNDR के किस भाग में दिए गए हैं। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, टेंडर्स जो मांग सकते हैं अपन, कॉन्ट्रैक्ट करने के जो नियम है वो JFNDR के कौन से भाग में दिए गए हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, भाग सेकंड। अपन बात कर रहे हैं भाग फर्स्ट की। अभी तक जो भी चैप्टर अपने हैं, अपने जो सिलेबस में है वो भाग फर्स्ट के हैं, जबकि अपन ये जो नियम दिए हुए निविदाओं के टेंडर्स करने के संबंध में वो भाग 2 में है। फिर क्वेश्चन 32 है, राजस्थान सरकार द्वारा सामग्री, सेवा एवं निर्माण की खरीद के संबंध में 26 जनवरी 2013 से लागू किए अधिनियम और नियम है। मतलब जो गवर्नमेंट, राजस्थान और गवर्नमेंट है, उसने सामग्री मतलब मटेरियल, सर्विस या जो वर्क्स के जो भी काम होंगे या खरीद होगी, उनके संबंध में 26 जनवरी 2013 से कोई अधिनियम बनाया है, कोई एक्ट बनाया है और कोई रूल बनाया है। तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, राजस्थान पारदर्शिता लोक उपापन अधिनियम 2012 एवं नियम 2013। तो ये राजस्थान ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट है 2012 और इसी के रूल्स हैं 2013। तो ये RTPP जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ये लागू किए हैं। इसमें ये हो गया, जो भी आप टेंडर वगैरह कोई भी सामान वगैरह खरीदोगे और जो भी टेंडर करोगे उनके लिए, या कोई भी सर्विस लोगे या कोई भी वर्क्स का काम करवाओगे, तो उसके लिए RTPP के रूल, ये जो एक्ट बना है उसमें जो रूल्स का प्रावधान है उनको फॉलो करना ज़रूरी होगा। फिर क्वेश्चन 33 है, संविदा के सामान्य सिद्धांत के अनुसार किसी भी ठेकेदार द्वारा संविदा को पूर्ण करने की प्रतिभूति श्योरिटी के रूप में निकट रिश्तेदार की प्रतिभूति तभी ली जाएगी जब, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके जो सामान्य सिद्धांत, जनरल जो प्रिंसिपल्स हो, उनके अनुसार कोई भी ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कोई टेंडर में आता है, कोई संविदा करता है, तो उसको पूर्ण करने की जो श्योरिटी लेगा, प्रतिभूति लेगा, देना होगी जो भी प्रतिभूति, उसके लिए वो खुद नहीं देके अपने निकट रिश्तेदार की प्रतिभूति भी दिलवा सकता है। लेकिन वो कब दे सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, कब कब उसकी स्वयं की अलग संपत्ति हो, मतलब जो उसका रिश्तेदार है उसकी खुद की पर्सनल संपत्ति होनी चाहिए, अलग से उसकी स्वयं की होनी चाहिए। स्वयं की संपत्ति का शपथ पत्र दे वो उस रिश्तेदार को, उस स्वयं की संपत्ति होने का उसको एक एफिडेविट शपथ पत्र देना पड़ेगा कि मेरी ये संपत्ति है। और प्रतिभूति स्वीकार करने वाले की संतुष्टि हो, मतलब वो संतुष्ट होना चाहिए। प्रतिभूति स्वीकार करने वाला मतलब गवर्नमेंट उसके लिए संतुष्ट होनी चाहिए कि हाँ वो स्वीकार कर सकती है या नहीं कर सकती। उसी के बाद ये उसके निकट रिश्तेदार की प्रतिभूति ली जा सकती है। फिर क्वेश्चन 34 है, संपत्तियों की संविदाओं के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में अधिकारियों को शक्तियाँ दी गई है। मतलब जो असेट्स होती है उनकी संविदाएं, टेंडर्स या कॉन्ट्रैक्ट करने के संबंध में संविधान जो है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके कौन से अनुच्छेद में जो ऑफिसर्स हैं उनको शक्तियां दी गई है, पावर्स कौन सी अनुच्छेद के हिसाब से दिए गए हैं। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, अनुच्छेद 299 उपपेरा 1, मतलब जो अनुच्छेद 211 उसका उपपेरा जो सब पेरा 1 है उसमें ये शक्तियाँ, पावर्स उसको दी हुई है। फिर क्वेश्चन 35 है, निम्न में से संविदा का कौन सा सामान्य सिद्धांत नहीं है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट या जो टेंडर होगा, कॉन्ट्रैक्ट का जो मेन जो जनरल प्रिंसिपल कौन सा नहीं है, जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, शर्तों में खुलापन हो जिससे निविदाकार अपने अनुसार शर्तें निर्धारित कर सके। मतलब शर्तों में कोई खुलापन नहीं होना चाहिए, इतनी खुली नहीं होनी चाहिए कि जो निविदा दाता है, जो निविदा करेगा, वो अपने हिसाब से शर्तें निर्धारित कर सके। भैया मैं तो तभी कंडीशन, तभी निविदा करूँगा जब ये मेरे लिए कंडीशन होए, वो अपने हिसाब से कंडीशन नहीं लगा पाए, ये इसका कोई सिद्धांत नहीं है। बाकी अनिश्चित देयता की कोई शर्त नहीं हो, मतलब उसमें कोई अनलिमिटेड या जो अनिश्चित देयता हो उसकी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, ये उसका प्रिंसिपल है, जनरल प्रिंसिपल। निविदा देने वाली फर्मों की वित्तीय स्थिति का आंकलन की शर्तों, मतलब जो भी निविदा देगी, जो भी टेंडर भरेगी, जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी फर्म, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी आंकलन, मतलब उसका अपन पता कर सके कि वो वाकई में उसके लायक है कि नहीं, उसकी शर्त उसमें होनी चाहिए। नुकसान की वापसी का प्रावधान हो, मतलब कोई नुकसान वो कर देता है कॉन्ट्रैक्टर तो उसकी भी वापसी, मतलब अपन रिकवरी कर सके, उसका प्रोविज़न ये होना चाहिए। तो ये तीनों तो सिद्धांत है, बाकी ए ऑप्शन गलत है यहाँ पे, वो उसका सिद्धांत नहीं है। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आए होंगे क्वेश्चंस। इस चैप्टर से रिलेटेड जो और क्वेश्चन बन सकते हो नेक्स्ट वीडियो में लेकर हाजिर रहूँगा मैं, तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक दे रखा है उसको क्लिक करके आप चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी एग्ज़ाम से के लिए आपको मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।